हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले एक स्किन डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है रिंग वर्म इन्फेक्शन, जिसे हिंदी में दाद भी कहते हैं। तो आपने आसपास देखा भी होगा, इसका नाम भी सुना होगा, जो रिंग सर्कल जैसे आपने देखा होगा, सर्कल टाइप दाद होता है उस तरह से। तो इस वीडियो में खासकर अपन जानेंगे उसकी डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम, कॉजेज वगैरह क्या है और उसका ट्रीटमेंट वगैरह कैसे किया जाता है। तो पूरे नोट्स बताऊंगा। तो मेरे पास स्लाइड्स है, उस स्लाइड्स में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक बार जनरल बता देता हूँ एक्चुअली बीमारी होती क्या है। ये एक तरह की, जैसे आपने सुना होगा, फंगल इन्फेक्शन है। फंगल यानी कवक, तो कवक वाला इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है। ये होता किन लोगों में, खास करके जो जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा लो है, ये छोटे बच्चों में होता है और खास करके बुजुर्ग लोगों में इस तरह से। बुजुर्ग लोगों में थोड़ा सा इम्यून सिस्टम लो होता है तब भी होता है, और डायबिटीज़ वगैरह वगैरह लोग होते हैं उनमें भी ये दिखाई देता है। अब स्किन के ऊपर एक गोल सर्कल का लीजन बन जाता है जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, वेसिकल होता है, उसमें पस भी होता है और पानी भी कई बार भरा हुआ दिखाई देता है और इस तरह से होता है। और ये थोड़ा इन्फेक्शियस होता है या कॉन्टेजियस होता है। अगर आपके इसके घाव को या लीजन को छू लेंगे तो आपको ये होने के चांसेस रहते हैं। तो ये दो टाइप से फैल सकता है, या डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अगर आप उसके किसी पर्सन के या यूज़ किए हुए सामान वगैरह उसको अगर आप टच में आते हो तो ये आपको भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे लोग जो अनहाइजीनिक रहते हैं, जो अपनी साफ सफाई नहीं रखते स्किन वगैरह की, तो उनमें भी ये दिखाई देता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मेडिसिन वगैरह होती है, एंटी फंगल क्रीम वगैरह, तो उस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये छुआछूत की बीमारी है, मतलब एक तरह से मान लेगा आपके टच में, अगर आपके घर में किसी के है तो अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी ये हो सकती है। अब अपन चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो उसमें मैं आपको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके टाइप्स वगैरह कितने होते हैं तो उसमें अपन डिटेल में जानेंगे। तो अपन चलते हैं अब अभी स्लाइड्स के ऊपर। तो अभी अपन स्लाइड्स पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का लीजन या घाव बनता है जो रिंग वर्म इन्फेक्शन में होता है, इस तरह का होता है। और इसको अपन हिंदी में देते क्या, दाद भी कहा जाता है, जिसे आपने कॉमनली सुना होगा अपने आसपास। और सबसे पहले जान ले इसकी डेफिनेशन, ये एक फंगल इन्फेक्शन है और कॉन्टेजियस है, यानी ये छूने से भी फैलता है। अगर आप किसी से हाथ मिलाते हो तो इस तरह से भी आप, अगर उसके फंगल इन्फेक्शन हो रखा है जो दाद या हाथ में या किसी और शरीर के पार्ट में हो रखी है, तो हो सकता है आपको भी ये हो जाए। और उसके बाद इसको एक और नाम से भी कहा जाता है डर्मेटोफाइटोसिस या टेनियसिस। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं कवक। अब अपन इसके कारण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है फंगस, जिसको अपन कहते हैं डर्मेटोफाइट्स। और इस डर्मेटोफाइट्स को भी अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोरन और ट्राइकोफाइटन। ये दो सबसे मुख्य कारण होते हैं जो इस फंगस इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। तो ये जो आपका साथ में दिख रहे हैं, जब आप इसका माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करते हैं तो ये इस तरह के दिखाई देते हैं। तो अब इसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। एक्चुअली फैलता कैसे, तो दो टाइप से फैलता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये कॉन्टेजियस है यानी छूने से फैलता है। तो दो होते हैं, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट, किसी पर्सन के हो रखा है स्किन पे आपने छू लिया तो इस तरह से, या किसी इन्फेक्टेड एनिमल या किसी एनिमल में ये सेम चीज़ हो रखी है, अगर आप उसको खिला रहे हो या उसको टच करो तो आपको भी हो सकता है। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी जो भी पर्सन है जिसके भी बर्तन वगैरह है, पिल्लो है या बिस्तर है या फिर कंघी वगैरह भी है, जैसे सर में हो रखा है, यूज़ करोगे तो भी आपको ये हो सकती है। तो दो टाइप के हो गए, डायरेक्ट और कुल मिला के कहा जाए तो ये कॉन्टेजियस यानी फैलने वाली बीमारी है। अब इसके बात कर लेते हैं, कई चीज़ें इसमें डिपेंड करती है। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या मायने रखते हैं, जिन जिन पर्सन में अगर ये रिस्क फैक्टर देखे जाते हैं तो उनके चांसेस हैं कि ये आपको ये बीमारी हो सकती है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये होगी, पर अगर ये रिस्क फैक्टर है तो आपको चांसेस है कि आपको ये रिंग वर्म इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहला है वीक इम्यून सिस्टम। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसने कीमोथेरेपी ले रखी है और स्टेरॉइड मेडिसिन पे, तो उसको ये चांसेस होता है इस बीमारी को होने के। और दूसरा रिस्क फैक्टर है पुअर पर्सनल हाइजीन। ऐसे पर्सन जो नहाते नहीं हैं या फिर कम नहाते हैं या फिर अच्छी तरह से नहीं नहाते हैं, या फिर नहाने के बाद जो कपड़े या वगैरह यूज़ करते हैं वो गंदे यूज़ करते हैं, धोते नहीं हैं, तो इस तरह अगर पर्सनल हाइजीन जिसका अच्छा नहीं है तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। और तीसरा है डायबिटीज़ पेशेंट। तो खास करके जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो भी इसके रिस्क में होते हैं। और चौथा रिस्क फैक्टर क्या होता है, जैसे वियर वेट क्लोथ। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसी जगह काम करता है जहाँ उसके कपड़े ज़्यादातर भीगे रहते हैं, या ऐसा जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी वगैरह होते हैं, खिलाड़ी वगैरह जूते पहन के रखते हैं ज़्यादातर, तो उनके सॉक्स क्या ज़्यादा टाइम पसीने से भीगे रहते हैं, तो उनको भी चांस होता है। ऐसा कोई बॉडी पार्ट जो ज़्यादा भीगा हुआ रहता है तो उनको भी चांसेस होते हैं ये बीमारी होने के। और नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। अगर आपका मौसम ऐसा है जहाँ ह्यूमिड है, उमस है, गर्म है, तो अगर आपका जो कोई पार्ट है वो ज़्यादा गर्म रहता है, ह्यूमिड रहता है, ऐसे मौसम में रहता है, तब भी आपको बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। और मुख्यतः ये देखा जाता है छोटे बच्चों में या जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ये बीमारी देखी जाती है। अब अपन इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पहला टाइप है, इसकी लोकेशन के हिसाब से इसको टाइप को बांटा गया। पहला है स्काल्प एंड हेड स्किन, जो आपके सर के अंदर जब बाल है वहाँ पे होता है, तो उसको बोलते हैं टीनिया क्रेप्टिस। जैसे कि आपको स्किन दिख रहा है इमेज, तो इस तरह का होता है। तो जैसे ये घाव वगैरह होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये इसके क्या होता है, जब बाल वगैरह है वो झड़ने लग जाते हैं और वहाँ पे इस तरह का निशान बन जाता है। और दूसरा टाइप है अगर किसी और पूरी बॉडी पे हो जाए, जैसे पहले मैंने बताया सिर्फ सिर पे होता है तो उसको बोलते हैं टीनिया क्रेप्टिस, और दूसरी होता है अगर किसी पूरी बॉडी पे हो जाता है तो उसको बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस।
तीसरा टाइप है रिंग वर्म ऑफ नेल। अगर नाखून के ऊपर हो जाए तो इस तरह का दिखाई देता है, इसको अपन बोलते हैं टीनिया एंजियम। क्या बोलते हैं? टीनिया एंजियम। और इस तरह से चौथा होता है टाइप जिसको अपन फीट या सोल फीट पे हो जाए। जो फीट होता है या पाँव के नीचे वाला एट, जहाँ पे ज़्यादा अगर सॉक्स पहनते हैं, गंदे सॉक्स पहनते हैं, या फिर आप ऐसी जगह काम करते हो आपको जूते वगैरह पानी भीगे रहते हैं, तो इस तरह से इसका होता है फीट एंड सोल ऑफ फीट, जिसको अपन तो बोलते हैं टीनिया पेडिस। एथलेटिक फूट भी कहा जाता है, खास करके एथलेटिक फूट यानी जो एथलीट वगैरह होते हैं उनके पाँव ज़्यादातर पसीने से भीगे रहते हैं, सॉक्स गीले रहते हैं, तो उनमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं ये बीमारी के होने के। हाँ, पांचवा होता है एक हैंड एंड पाल्म। अगर आपके हाथों में हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं टीनिया मैनम। तो 5 टाइप के होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइप के होते हैं रिंग वर्म। अब इसका साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका पहला साइन एंड सिम्टम है रिंग लाइक रैशेस। गोल गोल होगा और उस पर छोटे छोटे दाने होंगे और इसमें बाद में पस वगैरह भी क्रिएट होता है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या बनता है। स्मॉल वेसिकल बनते हैं, इसी गोले के अंदर छोटी छोटी फुंसियाँ बनती है, पस्ट्यूल्स बनते हैं, पस युक्त फुंसियाँ बनती है, रेड पैचेस होते हैं, क्रस्टिंग हो जाती है, जब सूख जाता है तो क्रस्टिंग होती है, और कई बार इसमें यूजिंग यानी स्राव भी निकलता है, जैसे पस वगैरह बाहर भी निकलता है। और जो इस पार्ट में होता है, अगर वहाँ हेयर फॉर्मेशन हो रखा है, हेयर होते हैं, तो वो फिर हेयर लॉस भी होता है। और उसके बाद में आपको वहाँ पे ईचिंग, बर्निंग, इस तरह के आपको साइन एंड सिम्टम मिलते हैं, पर्सन को ये तकलीफ भी रहती है। अब अपन जो साइट है उस हिसाब पे बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम किस तरह का दिखाई देता है, जैसे किस भाग में हो रखा है, तो उसके हिसाब से अलग अलग साइन सिम्टम है। जैसे कि आपके सबसे पहले देख पा रिंग वर्म ऑफ स्काल्प। अगर सर के अंदर रिंग वर्म ऑफ स्काल्प हो रखा है तो उसमें क्या होगा, ईची स्पॉट होंगे, स्मॉल पस्ट्यूल्स बनेंगे, और डेंड्रफ होता है, जैसे कि आपने देखा होगा वो डेंड्रफ वहाँ पे होगा, और सिबोरिया यानी वहाँ से पस निकलेगा, और हेयर लॉस भी होगा उस एरिया के अंदर। अब नेक्स्ट बात करें, अगर एथलेटिक फुट, अगर पाँव में इस तरह से हो रखा है तो क्या होगा, देखिए स्केलिंग इन द टू वेब, जो आपकी स्केलिंग हो जाएगी, जो पाँव के बीच में जगह होती है बीच की, वहाँ पे स्केलिंग टाइप हो जाएगी, क्रस्टिंग होगी, सूखने लगी पपड़िया जैसा, रेडनेस होगी, और वहाँ ईचिंग और बर्निंग जैसी भी मिलेगी अगर एथलेटिक फुट पाँव में हो रखा है तो। बाकी आप इमेजेस देख पा रहे हैं, जो पाँव में जिस तरह के निशान होते हैं एथलेटिक फुट में इस तरह के निशान बन जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिंग वर्म ऑफ नेल। अगर नाखून में हो रखा है तो नाखून का कैसा होता है, तो नाखून व्हाइट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और वो भंगूर जैसे मतलब जैसे टूट के गिरने वाले होते हैं, तो इस तरह के दिखाई देते हैं रिंग वर्म ऑफ नेल में। अब अपन डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो पहला इसका डायग्नोसिस है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें अपने इंस्पेक्शन करके भी देख सकते हैं। दूसरा इसका एग्जामिनेशन होता है KOH एग्जामिनेशन। इसमें अपन थोड़ा सा स्क्रैपिंग लेते हैं, जिस पार्ट में हो रखा है उसकी स्क्रैपिंग लेके KOH सॉल्यूशन में अपन डाल के थोड़ी देर के लिए रखते हैं, और जैसे ही थोड़ी देर के लिए अपन रखते हैं, जो नॉर्मल सेल होते हैं उसके साथ में वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर जो फंगल सेल होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो फिर अपन जैसे ही माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में देखते हैं तो वो आपको वो फंगल वाले इन्फेक्शन दिख जाता है, जो भी मैंने आपको सबसे पहले बताया, माइक्रोफाइटन ये वाले सारे फंगस यहाँ आपको दिख जाते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के जरिए। अब अपन बात कर लेते हैं तीसरा कौन सा होता है, स्किन बायोप्सी। अपन उस पार्ट का स्किन बायोप्सी भी करके अपन जांच करके पता कर सकते हैं कि ये फंगस इन्फेक्शन है या नहीं, कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले इसका इनिशियल ट्रीटमेंट होता है टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम। अपन एंटी फंगल क्रीम आती है तो जैसे आपने एंटीबायोटिक सुना हुआ, एंटी फंगल क्रीम आती है, वो अपन दे सकते हैं। टॉपिकल क्रीम है तो उसको अपन उस घाव के ऊपर लगाते हैं, तो इस तरह से अपन को, और घाव को थोड़ा सा साफ करके पानी से कर सकते हो, और घाव को सुखोने के बाद इसका क्रीम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी मैंने बताया, क्लोट्रीमाजोल, मिकानोजोल, कीटोनाजोल, और ये सारी मेडिसिन है जो अपन यूज़ कर सकते हैं घाव के ऊपर लगाने में। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, अगर ये बॉडी पे बहुत जगह हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगह पे हो रहे हैं, तब अपन सिस्टमिक मेडिसिन भी साथ में देंगे। पहले तो सिर्फ टॉपिकल दे जो ऊपरी भाग पे लगी थी, अब अपन सिस्टमिक मेडिसिन भी इसमें देंगे, जो अपन ओरल हो सकती है, इस तरह से होगी। वो कौन कौन सी मेडिसिन की, फ्लूकोनाजोल और इट्रेकनाजोल, ये भी मेडिसिन देंगे। तो आपको रिंग वर्म इन्फेक्शन हो रहा है उसको किल करने के लिए, उस घाव को सही करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें अगर फर्दर इन्फेक्शन हो जाता है, मान के सेकेंडरी इन्फेक्शन, बाई चांस खुजली कर लेता है, कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है, तो साथ में फिर अपन एंटीबायोटिक भी इसमें दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन है, सिफेलिक्सिन है, ये सारी मेडिसिन आपको एंटीबायोटिक भी आप साथ में देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के, जिसमें अपन एंटीहिस्टामिन देखते हैं। एंटीहिस्टामिन खास करके जो ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, उसको रोकने के लिए अपन देते हैं एंटीहिस्टामिन, जिसे आप नॉर्मली यूज भी करते हो, लिवोसिट्रिजिन है, एविल है, ये एंटीहिस्टामिन देते हैं ईचिंग को कम करने के लिए। इसके बाद अपन खासकर ट्रीटमेंट में पेशेंट को सजेस्ट करते हैं आप ऐसा शैम्पू यूज कीजिए जिसमें सेलेनियम सल्फाइड हो, जो स्काल्प में अगर रिंग वर्म हो रखा है, जो सर के ऊपर होता है, तो उसको सही करने में हेल्प करेगा। और हो सके तो मेडिकेटेड सोप कंटेंट होता है जिसमें कीटोनाजोल मेडिसिन हो, तो ऐसे सोप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ताकि वो उस घाव को सही से भर पाए। और नेक्स्ट अपन प्रिवेंशन क्या करेंगे, अब अपन को बचाव कैसे करना है, तो डोंट शेयर क्लोथ और स्पोर्ट्स वियर, कॉम्ब और शू। अपन किसी भी पर्सन का जिसमें हो रखा है, उनके कपड़े वगैरह है, जो भी चीज़ वो यूज़ करते हैं पर्सन, उसको शेयर नहीं करना चाहिए। और फिर मेंटेन फुट हाइजीन, अपन को फुट की हाइजीन को ध्यान रखना चाहिए। अगर बार बार पाँव गीला हो रहा है तो उसको सुखोना चाहिए, या फिर जूते खोल देने चाहिए। और जो बॉडी है उसको अपन को सुखोना चाहिए, आफ्टर बाथिंग के बाद गीला नहीं रखना चाहिए ज़्यादा देर तक, और ज़्यादा टाइट क्लोथ भी नहीं पहनने चाहिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा ढीले के ढीले कपड़े पहनने चाहिए, और खासकर जो दूसरों के जूते या सॉक्स हैं उनको नहीं पहनना चाहिए। तो इससे भी अपन इससे बच सकते हैं। और स्किन को क्लीन रखें, साफ रखें और ड्राई रखें। और जो अपने नेल वगैरह हैं उनको अपन काट के छोटा करें ताकि उनमें कोई पर्स वगैरह या गंदगी वगैरह ना जमा रहे, तो उससे भी हो सकता है। और जो अपना पानी वगैरह लेवल है बॉडी का उसको भी लेना चाहिए, और बैलेंस वगैरह डाइट वगैरह वो भी आपको लेनी चाहिए। और ज़्यादा स्टेरॉइड अगर मेडिसिन आप ले रहे हो बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्टेरॉइड लेने से भी ये बीमारी हो सकती है। तो आई होप आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।